एक सदियों पुराना, घना और अनजान जंगल है। अचानक हवा चलना बंद हो जाती है। डरावना लग रहा है सुनने में ही। बिल्कुल। और परिंदों का चहचहाना एकदम थम जाता है। सन्नाटा मतलब इतना गहरा कि खुद की सांस भी शोर लगने लगे। ओ बाप रे, ये तो सच में स्पाइन चिलिंग माहौल है। वही तो। फिर उन घने पेड़ों के बीच से एक भारी गूंजती हुई आवाज आती है। और ठीक उसी वक्त एक पेड़ की टहनी पर ना एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक रेड लाइट तेजी से ब्लिंक करने लगती है। बीप बीप। वेट, सुपरनैचुरल माहौल में एक इलेक्ट्रॉनिक लाइट? हाँ। अब ऐसी खौफनाक और अजीब सिचुएशन में फंसने वाले इंसान का पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए, एकदम कॉमन सेंस के हिसाब से? देखिए, आमतौर पर तो लोग जान की भीख मांगेंगे या फिर जल्दी से भागने का रास्ता ढूंढेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर उसकी जुबान से निकले कि मुझे आईफोन का सबसे लेटेस्ट मॉडल चाहिए। ओ वाओ, ये तो सच में मतलब ये रिएक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल पजल है ना? हाँ, क्योंकि जब एक एंशिएंट फियर और हमारा बिल्कुल आधुनिक कंज्यूमरिज्म आपस में टकराते हैं ना, तो ह्यूमन ब्रेन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। सही बात है। एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में एक फोन या गैजेट मांगना दर्शाता है कि हमारे दिमाग की वायरिंग किस हद तक बदल चुकी है। और यही अजीब वायरिंग और प्रायोरिटीज आज के इस डीप डाइव का केंद्र हैं। आज की चर्चा का जो हमारा सोर्स मटेरियल है ना, वो एक बेहद दिलचस्प और थोड़ी अनएक्सपेक्टेड को क्रिएटेड हिंदी शॉर्ट स्टोरी है। अच्छा, वो पहाड़ों में एक अजीब सफर वाली। हाँ बिल्कुल, पहाड़ों में एक अजीब सफर, दोस्ती, मस्ती और एक अनोखा खेल। और इसे लूप एनिमेशन स्टूडियोज ने डेवलप किया है। हाँ, मैंने पढ़ी है ये। काफी इंट्रीगिंग प्रेमिस है इसका। तो आज का हमारा मकसद बस इसका प्लॉट लाइन सुनाना नहीं है। हम इन तीन दोस्तों के सफर को एक साइकोलॉजिकल लेंस से देखने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि इमरजेंसीज हमारे चेहरे से सोसाइटी के मास्क कैसे उतार फेंकती हैं। बिल्कुल। और कैसे आधुनिक दुनिया ने हमारी सबसे बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को मैनिपुलेट कर दिया है। एक तरह से ये कहानी ह्यूमन बिहेवियर का एक एक्सपेरिमेंट ही है। देखिए, कहानी शुरुआत में बेहद आम लगती है, बिल्कुल मंडेन। हाँ, जैसे नॉर्मली दोस्त ट्रिप पे जाते हैं। हाँ वही, और वही इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। जब हम उनके कैरेक्टर डायनामिक्स को समझते हैं, तभी हम आगे आने वाली टेंशन और उनके वियर्ड चॉइसेस को समझ पाएंगे। सही कहा। ये सिर्फ तीन दोस्त नहीं है इस कहानी में। अगर ध्यान से देखें तो ये तीन अलग-अलग साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत इन्हीं डिफेंस मैकेनिज्म्स को समझने से करते हैं। कहानी में किरदारों का इंट्रोडक्शन ही उनके बारे में बहुत कुछ कह देता है। हाँ, जैसे राहुल का कैरेक्टर। उदाहरण के लिए राहुल को ही ले लीजिए। सुबह 5 बजे शार्प उसका अलार्म बजता है और वो उठ जाता है। एकदम पंक्चुअल। वही ना, उसके कैरेक्टर को एक रिजिड, टाइम के पक्के और थोड़े गुस्से वाले इंसान के रूप में दिखाया गया है। और पीछे से उसकी मम्मी उसके सफर के लिए पराठे पैक कर रही हैं। ये डिटेल बहुत इंटरेस्टिंग है ना? ये सिर्फ एक सुबह की नॉर्मल रूटीन नहीं लगती मुझे। ये एक कंट्रोल फ्रीक आर्केटाइप का डिस्प्ले लगता है। बिल्कुल। और इसमें एक लेयर और भी है। असल में अगर हम सोचें तो कंट्रोल किस चीज का मैकेनिज्म है? आप ही बताइए। ये सीधे तौर पर एंजाइटी को मैनेज करने का एक तरीका होता है। अच्छा। हाँ, जब कोई इंसान हर छोटी चीज को माइक्रो मैनेज करता है ना, जैसे शेड्यूल हो गया, टाइम, पैकिंग, तो वो डीप डाउन दुनिया की अनप्रिडिक्टेबिलिटी से बचने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब अनिश्चितता से डरता है वो। एकदम सही। राहुल का मम्मी के बनाए पराठे लेकर आना ना, उसकी सेफ्टी नेट को दर्शाता है। मतलब मम्मी का खाना एक सेफ्टी ब्लैंकेट की तरह है। हाँ बिल्कुल। वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर पहाड़ों में जा जरूर रहा है, लेकिन वो अपने शहर और घर की उस सेफ एनवायरनमेंट को किसी ना किसी तरह दबे पांव अपने साथ ले जाना चाहता है। ये बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। और फिर बात आती है दूसरे दोस्त की, यानी मुकुल की। अरे मुकुल तो एक अलग ही केस है। हाँ, उसकी तैयारी का फोकस अलग ही लेवल पर है। वो सफर के लिए तैयार है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बैग में चिप्स और कोल्ड ड्रिंक ठूसने पर है। हाँ, वो खाने को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड दिखाया गया है। बिल्कुल। और इस कहानी में थोड़ा फट्टू या इजीली डरने वाला बताया गया है। तो एक तरफ एडवेंचर का डर और दूसरी तरफ जंक फूड का झोला। इन दोनों का आपस में क्या लिंक हो सकता है? देखिए, इसे साइकोलॉजी की भाषा में सेल्फ सूदिंग या इमोशनल ईटिंग कहा जाता है। इमोशनल ईटिंग मतलब डर भगाने के लिए खाना? हाँ एकदम वही। जब दिमाग किसी नए और
पोटेंशियली डरावने माहौल को प्रोसेस करता है ना, तो कॉर्टिसोल यानी जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल बढ़ने लगता है। अच्छा। तो मुकुल के लिए वो चिप्स के पैकेट्स सिर्फ टाइम पास स्नैक्स नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल एंकर की तरह काम कर रहे हैं। वाह, मैंने इसे सोचा ही नहीं था। हाँ, उस जंक फूड में उसे वो फेमिलियरिटी और कंफर्ट मिलता है जो उसे सेफ फील करवाता है। उसका दिमाग बेसिक लेवल पर खतरे से फोकस हटाकर खाने से आने वाले डोपामीन रिलीज को टारगेट कर रहा है। ताकि उसकी एंजाइटी दब जाए। एकदम सही कहा, ताकि एंजाइटी कंट्रोल में रहे। अगर इस दोस्ती के ब्लूप्रिंट को हम एक एनालॉजी से समझें तो ये मुझे एक गाड़ी के सस्पेंशन सिस्टम की तरह लगता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, राहुल उस गाड़ी का इंजन और स्टीयरिंग है जो पूरी जर्नी को एक फिक्स्ड डायरेक्शन दे रहा है और फोर्स लगा रहा है। हाँ, ये तो मेक सेंस करता है। और मुकुल शायद उस गाड़ी का ओवरपैक्ड लगेज है जो बस भर लिया गया है सफर के लिए। लेकिन हमारा तीसरा किरदार जो है सुनील, सुनील, वो तो सबसे अलग है। वही ना, सुनील मुझे इस दोस्ती का असली शॉक अब्जॉर्बर लगता है। सुनील लेट लतीफ है, भोलू राम है और एकदम मस्त मौला है। हाँ, जब बाकी दोनों पूरे तैयार थे तब भी वो गहरी नींद में मस्त सोया हुआ था। बिल्कुल, और राहुल उस पर गुस्सा कर रहा था। यहाँ ना सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट यही है, सुनील किसी भी किस्म का रिजिड डिफेंस मैकेनिज्म यूज ही नहीं कर रहा है। मतलब उससे कोई एंजाइटी नहीं है। देखिए, उसकी गहरी नींद और उसका कंप्लीटली रिलैक्स्ड होना उसकी नेचुरल एडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। अडेप्टेबिलिटी, राइट? जिसे राहुल शायद लापरवाही समझ रहा है ना, वो असल में सुनील के अपने एनवायरनमेंट के साथ फ्लो करने की क्षमता है। ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने। हाँ, क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हमेशा दबाव आने पर टूट जाते हैं, जबकि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स उस शॉक को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सुनील बेसिकली एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है उनके ग्रुप का। बिल्कुल, ये तीनों फिलहाल अपने अपने छोटे बबल्स में सेफ है और ये सब तब तक परफेक्टली काम करता है जब तक उनके आसपास सिविलाइजेशन मौजूद है। हाँ, जैसे वो बस का सफर करना, टपरी पर रुककर चाय पीना। एग्जैक्टली, ये सब उनके मास को इंटैक्ट रखता है। पर देखिए, सिविलाइजेशन वो ग्लू है जो सिर्फ तब तक काम करता है जब तक रिसोर्सेज मौजूद हों। हाँ, वही तो, रिसोर्सेज खत्म तो मस क्या। बिल्कुल, जैसे ही इनका ट्रैकिंग का लंबा रास्ता शुरू होता है और 3-4 घंटे बाद उनका बचा कुचा खाना और पानी खत्म होने लगता है, तब क्या होता है? तब पैनिक शुरू होता है। हाँ, ये सारे बनावटी बबल्स एक एक करके फूटने लगते हैं। प्यास और थकान के मारे उनकी हालत खराब होती है। और सबसे पहले किसका बबल फूटता है? मुकुल का, जिसके कंफर्ट वाले चिप्स अब खत्म हो चुके हैं। वो बिल्कुल झल्लाने लगता है। वो कहता है, ये सादा सा ट्रैकिंग का प्लान किस खाता रे? और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां हम इवोल्यूशनरी रिग्रेशन देखते हैं। इवोल्यूशनरी रिग्रेशन, थोड़ा समझाइए इसको। मतलब हम प्रिमिटिव स्टेट में वापस जाने लगते हैं। जैसे ही बेसिक सर्वाइवल नीड्स जैसे ग्लूकोज और हाइड्रेशन कॉम्प्रोमाइज होती हैं, दिमाग के हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले हिस्से काम करना बंद करने लगते हैं। ओह, और इंसान डायरेक्टली सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एकदम सही। ऐसे में सबसे पहला आम रिएक्शन क्या होता है? कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करना, और उसकी सबसे आसान शक्ल है किसी और पर इल्जाम लगाना। किसी और को ब्लेम करना, और राहुल बिल्कुल वही करता है। वो तुरंत अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा सुनील पर निकालता है। हाँ, क्योंकि सुनील लेट था तो उसको ब्लेम करना सबसे इजी था। लेकिन यहाँ सुनील का रिएक्शन सुनिए, जिस पर मुझे सच में थोड़ी आलोचना करनी है आज। अच्छा, ऐसा क्या किया उसने? देखिए, राहुल और मुकुल पूरे तनाव में है और सुनील आराम से आसमान की तरफ देखकर कहता है, अभी चिल करो यार, इधर देखो कितने मस्त क्लाउड्स हैं, ना कोई पोल्यूशन ना कचरा, मस्त ठंडी हवा चल रही है। हाँ, तो उसने टेंशन कम करने की कोशिश की होगी। अब देखिए, एक तरफ आपके पास पानी नहीं है, धूप और थकान से हालत खराब है, और ऐसी एक्सट्रीम फिजिकल स्टेट में क्लाउड्स की खूबसूरती को रोमांटिसाइज करना, मैं इसे डेफिनेटली टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहूंगा। आपको लगता है ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी थी? मुझे तो यही उम्मीद नहीं, बल्कि खतरे से आंखें चुराने वाली बेवकूफ़ी लगती है, सच बताऊं तो। देखिए, मैं यहाँ आपसे थोड़ा असहमत हूँ। इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखना पड़ेगा हमें। कैसे? ये बेवकूफ़ी नहीं तो क्या है? मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी थी। जब एक ग्रुप पैनिक स्टेट में एंटर करता है, तब दिमाग का एमिगडाला हाईजैक हो जाता है। ओके, अमिगडाला हाईजैक। हाँ, ऐसे में सुनील जो कर रहा है ना, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में ग्राउंडिंग टेक्निक कहलाता है। ग्राउंडिंग टेक्निक मतलब खुद को शांत करना, बिल्कुल अपने आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट पर फोकस करना, जैसे
हवा का चलना फील करना, बादलों का आकार देखना, ये सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जो हार्ट रेट को स्लो करता है। एकदम वही। सुनील दरअसल पैनिक करने से इनकार कर रहा है वहां पर। वो ग्रुप को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं ये मानूंगी कि उनकी ये ग्राउंडिंग ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाली थी वहां। बिल्कुल नहीं आने वाली थी, क्योंकि ठीक अगले ही पल वहां नेचर का वो फ्रेंडली चेहरा एक बहुत ही भयानक रूप ले लेता है। हाँ, वहां से तो सब बदल जाता है। वही तो, वो तीनों घने जंगल के और अंदर जाते हैं और अचानक वहां सन्नाटा छा जाता है। हवा चलना बिल्कुल बंद हो जाती है। और परिंदों की आवाज? वही सबसे डरावनी बात है, परिंदों का शोर एकदम थम जाता है वहां पर। सिर्फ एक टिपिकल सिनेमैटिक ट्रोप नहीं है कि बस डराने के लिए डाल दिया। अच्छा, तो इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक है? हाँ, ये हमारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से जुड़ा एक बहुत ही यूनिवर्सल डेंजर सिग्नल है। मतलब खतरे की घंटी? बिल्कुल। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था ना, तब आसपास अचानक शांति छा जाने का बस एक ही मतलब होता था कि कोई शिकारी आसपास है। एग्जैक्टली कि कोई एपेक्स प्रेडेटर या बड़ा शिकारी बिल्कुल आपके करीब है। ये साइलेंस हमारे दिमाग में डर का सबसे प्राइमल अलार्म बजा देती है। इसीलिए हमें ऐसी शांति से इतना डर लगता है। और इस साइलेंस को तोड़ती है वो अजीब, भारी और गूंजती हुई आवाज जो जंगल की गहराइयों से आती है। हाँ, वो आवाज जो उन्हें बुलाते हैं। वो कहती है, आ गए तुम, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार था। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वही तो, पर उस गूंज से भी ज्यादा एक और एलिमेंट है जो इस अकेलेपन को और अजीब बनाता है। उस घने पेड़ की टहनी पर एक रेड लाइट का तेजी से ब्लिंक करना। हाँ, ये ट्विस्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड था। एक एंशिएंट सुपरनैचुरल सा माहौल और उसमें एक अचानक से मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक रेड ब्लिंकिंग लाइट। कैसा कॉम्बो है ये? ये कॉम्बिनेशन असल में कॉग्निटिव डिसोनेंस का एक परफेक्ट उदाहरण है हमारे दिमाग के लिए। कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, हमारा दिमाग हर चीज के लिए एक स्कीमा यानी एक ब्लूप्रिंट बनाता है पहले से ही। ओके। अगर आप अकेले जंगल में हैं तो आपका दिमाग एक टाइगर, सांप या फिर शायद किसी पैरानॉर्मल एंटिटी या भूत प्रेत की कल्पना करेगा। हाँ, नेचुरली वही ख्याल आएगा दिमाग में। लेकिन एक रेड ब्लिंकिंग लाइट, ये उस एंशिएंट थ्रेट वाले स्कीमा में फिट ही नहीं होती। सही बात है। जंगल में बेमतलब की रेड लाइट का क्या काम? एग्जैक्टली ये जो ऑडिटरी गूंज है और विजुअल ब्लिंकिंग लाइट का मिसमैच है ना, ये दिमाग को पूरी तरह पैरालाइज कर देता है। मतलब दिमाग समझ ही नहीं पाता कि रिएक्ट कैसे करे। हाँ, क्योंकि वो तय ही नहीं कर पाता कि खतरा सच में सुपरनैचुरल है या किसी नई टेक्नोलॉजी और आधुनिक छलावे का हिस्सा है। और फिर आता है वो लम्हा जो इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे आगे। वहां आवाज फिर गूंजती है और कहती है, मांगो, क्या मांगते हो? और लाइट गायब हो जाती है। हाँ, और उसके बाद वो मिस्टीरियस रेड लाइट गायब। अब आप ही बताइए, इस पॉइंट पर इंसानी दिमाग का सबसे लॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? पानी मांगना चाहिए या वहां से जिंदा बाहर निकलने का रास्ता। वही ना, पानी या जिंदगी बचाने का रास्ता। पर राहुल क्या करता है? राहुल लंबी सांस लेता है और कहता है, मुझे आईफोन का सबसे लेटेस्ट मॉडल चाहिए। ये तो मत पूछिए, मतलब क्या ही बोलूं मैं इस पे। और मुकुल भी कहाँ पीछे रहने वाला था भाई, उसने भी तुरंत एक्सबॉक्स मांग लिया। ये रिएक्शन अपने आप में बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। ये इस कहानी का सच में सबसे गहरा और एनालिटिकल हिस्सा है ना? मतलब ऐसी हालत में गैजेट्स कौन मांगता है? वही तो। एक आम धारणा है कि लाइफ और डेथ सिचुएशन में इंसान सबसे पहले अपने बॉडीली सर्वाइवल के बारे में ही सोचता है। बेसिक इंस्टिंक्ट तो ये कहती है। लेकिन राहुल और मुकुल का ये रिएक्शन हमें दिखाता है कि मॉडर्न कंज्यूमरिज्म ने हमारे रिवॉर्ड और सर्वाइवल पाथवेज को किस बुरी तरह से हैक कर लिया है आजकल। यानी आप कह रहे हैं कि उनका दिमाग उस वक्त पानी से ज्यादा एक नए फोन को प्रायोरिटाइज कर रहा था? एकदम यही बात है। देखिए, कंज्यूमर कल्चर ने हमारी सोसाइटी को इस हद तक कंडीशन कर दिया है कि लोग समझने लगे हैं कि उनका स्टेटस और उनकी सोशल हायरार्की ही उनकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। स्टेटस सिंबल ही सर्वाइवल बन गया है उनके लिए। बिल्कुल। हमारे दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर्स एक एप्पल लोगो या नए गेमिंग कंसोल के लिए इतने हाइपर सेंसिटिव हो चुके हैं कि जब उन्हें विश मांगने का एक मैजिकल मौका मिलता है ना, तो वो इमीडिएट फिजियोलॉजिकल डेंजर को कंप्लीटली भूल जाते हैं। मतलब डिहाइड्रेशन या जंगल में घूम जाना उन्हें याद ही नहीं रहता। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर मुफ्त में कुछ बड़ा मिल रहा है तो मार्केट वैल्यू में सबसे महंगी चीज मांगी जाए ना। उनका दिमाग वहां डेंजर को अंडर एस्टिमेट कर रहा है
है और ग्रीड को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। ये सच में सोसाइटी के मटेरियलिज्म पर एक बहुत बड़ा तमाचा है मेरी नज़र में। हम आजकल फिजिकल खतरे से ज्यादा अपना सोशल स्टेटस खोने या पीछे छूट जाने से डरने लगे हैं। ये बहुत ही सैड रियलिटी है हमारी आधुनिक दुनिया की। लेकिन इस एक्सट्रीम ग्रीड के बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी, हमारा वो शॉक एब्जॉर्बर यानी कि सुनील। हाँ, उसने तो कहानी बचा ली। जब इन दोनों की अजीब फरमाइश खत्म हुई तब सुनील ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और बिल्कुल पूरी शिद्दत से सिर्फ एक बात कही। उसने कहा, गॉड जी हमें बस सही सलामत घर जाने का रास्ता मिल जाए। ये सुनकर एक सुकून सा मिलता है। और ठीक उसके बाद उस घने जंगल में गूंज उठी तथास्तु। तथास्तु का जो लॉजिक है ना वहाँ, वो बिल्कुल सही बैठता है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। वो कैसे? देखिए, ये आवाज या जंगल की वो सुपरनैचुरल एंटिटी सिर्फ उसी विश को ग्रांट करती है जिसमें जरूरत और सच्चाई थी, जिसमें जेन्युइनली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी। बिल्कुल। और यहाँ आकर इनके कैरेक्टर आर्क्स पूरे होते हैं। जो सुनील बाकी दोनों की नज़र में लेट लतीफ और लापरवाह था, असल में वही वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट और ग्राउंडेड था उस मोमेंट में। सही कहा आपने। उसकी विश में ना कोई लालच था, ना स्टेटस की फिक्र थी। उसने वो मांगा जो उस मोमेंट में एक सच्चा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होना चाहिए, सेफ्टी और घर वापसी। और इस तथास्तु का असर भी तो बहुत जल्दी दिखता है कहानी में। पल भर बाद ही उन्हें जंगल की दूसरी तरफ से एक बस के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। हाँ, एकदम मिराक्युलस एंट्री। तीनों डर और टेंशन से भरे हुए थे, बिना आगे पीछे देखें उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। और जब वो मेन रास्ते पर पहुंचते हैं तो एक बस अचानक वहां रुकी हुई मिलती है उन्हें। और वो बस कंडक्टर का सीन तो बहुत ही बढ़िया था। हाँ, वही मुकुल हाफते हुए जब कंडक्टर से पूछता है कि भैया बस दिल्ली जाएगी, तो कंडक्टर बिल्कुल आम और शांत तरीके से मुस्कुरा कर कहता है, हाँ भाई दिल्ली जाएगी, आओ बैठो। ये सीन बहुत क्लेवरली डिजाइन किया गया है लूप एनिमेशन स्टूडियोज की तरफ से। वो कैसे? देखिए बस, और वो कंडक्टर उस सेफ मॉडर्न सिविलाइजेशन का हिस्सा है। एक कंडक्टर का इतनी नॉर्मल आवाज में आराम से बात करना उनके उस हाई स्ट्रेस सुपरनैचुरल बबल को एक ही सेकंड में बर्स्ट कर देता है। एकदम रियलिटी चेक मिल जाता उन्हें। हाँ, ये ट्रांजिशन है एक्सट्रीम अननोन डर से वापस नोन रियलिटी की तरफ का। लेकिन देखिए, कहानी का कंक्लूजन एक फाइनल कॉमेडी ऑफ ह्यूमन नेचर पर आकर रुकता है यहाँ। अच्छा, वो गैजेट्स वाला पॉइंट। हाँ, जैसे ही तीनों उस सेफ बस की सीट पर बैठते हैं और सांस लेते हैं, राहुल अपना खाली हाथ देखकर अचानक चिढ़ जाता है। हाँ। कहता है, मेरा आईफोन तो मिला ही नहीं मुझे। और उसके बाद मुकुल। और वही बगल में बैठा मुकुल अपना बैग टटोलते हुए उदासी से कहता है, न मेरा एक्सबॉक्स मिला भाई। मुझे तो हैरानी होती है इस ह्यूमन ऑडासिटी पर। सच में, मतलब लोग बदलते ही नहीं है। आप अभी अभी एक अनजान खतरनाक आवाज की चुंगल से जिंदा बचकर निकले हैं, पानी की कमी से लगभग बेहोश हो रहे थे जंगल में, और जैसे ही जान बची वापस वही मटीरियलिस्टिक रोना धोना शुरू हो गया इनका। देखिए, ये इंसानी फितरत का एक बहुत ही क्लासिक फीचर है। कैसा फीचर? जब हमारा दिमाग एक्सट्रीम फियर से निकलकर अचानक से एब्सोल्यूट सेफ्टी में आता है ना, तो वो तुरंत अपने पहले वाले बेसलाइन पर वापस लौट जाता है। ओह, यानी जहां से उन्होंने शुरू किया था। एग्जैक्टली। राहुल और मुकुल के बेसलाइन डिजायर्स, गैजेट्स और कन्वीनियंस ही थे शुरू से, तो सेफ होते ही वो वापस वहीं पहुंच गए तुरंत। वाह, दिमाग कितनी जल्दी स्विच करता है। बिल्कुल। हालांकि इसी चिड़चिड़ाहट और बातों की वजह से उनका जो डर का माहौल था वो पूरी तरह डिसिपेट्स हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। और तभी पीछे की सीट से हमारा सुनील आगे आकर बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, मेरी तो विश पूरी हो गई ना, हम सब सही सलामत घर जा रहे हैं। ये मोमेंट बहुत होलसम है। हाँ हालांकि वो पूरे भुलापन के साथ ये एक्सेप्ट भी करता है वहां की जिंदा बचने के बावजूद डर के मारे उसके पेट में अभी भी कुछ कुछ हो रहा है। ऑनेस्ट एडमिट करता है वो कम से कम। बिल्कुल। इस ऑनेस्टी पर तीनों दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं बस में, और उसी हंसी के साथ बस उन्हें पहाड़ों के रास्तों से घर की तरफ वापस ले चलती है। और यहीं लूप एनिमेशन स्टूडियोज की इस स्टोरी का अंतिम मैसेज भी स्क्रीन पर आता है कि कहानी आपकी, थोड़ा सा रंग हमारा। बड़ी प्यारी एंडिंग थी वैसे। और वो जो हंसी थी ना आखिर में, वो असल में एक रिलीज वाल्व की तरह थी। रिलीज वाल्व? स्ट्रेस निकालने के लिए। हाँ, देखिए, दोस्ती का सफर सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचना थोड़ी होता है, बल्कि उन अजीब और खौफनाक मोमेंट्स को एक साथ सर्वाइव करना होता है। ये हंसना इस बात का सबूत था कि वो एक साथ थे उस मुश्किल में।
एकदम ठीक कहा आपने। लेकिन एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस सफ़र ने क्लियर कर दिया कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में आपकी वो स्प्रेडशीट्स, आपके प्री प्लान्स और आपके महंगे गैजेट्स किसी काम नहीं आते। काम आती है तो बस आपकी अडेप्टेबिलिटी और आपकी क्लियर प्रायोरिटीज। तो इस डीप डाइव के अंत में उस सोर्स मटेरियल को इतने अच्छे से विश्लेषित करने के बाद हम सेफ तरीके से कह सकते हैं कि पहाड़ों में एक अजीब सफर सिर्फ दोस्तों के ट्रैकिंग प्लान के बिगड़ने की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारी अपनी मॉडर्न लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा आईना है। ये हमें बताता है कि हम चाहे शहर की चमक में अपने आप को कितना ही सुरक्षित और एडवांस्ड क्यों ना मान लें, आज आखिर में हमारी ये मास्क पहनी हुई आइडेंटिटी एक छोटे से क्राइसिस में पल भर में उतर जाती है। एकदम ठीक। जहां राहुल का एक्सेस कंट्रोल फेल हो गया पूरी तरह, जहां मुकुल का वो कंफर्ट सीकिंग बिहेवियर किसी काम नहीं आया उनके, वहां सुनील की फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी ग्राउंडेड थिंकिंग ने ही उन्हें उस जानलेवा सिचुएशन से बाहर निकाला आखिर में। सच में एक बहुत बड़ा सबक है ये हम सबके लिए। हाँ, ये सिखाता है कि हमारी सिविलाइजेशन ने भले ही हमें मटीरियलिज्म के चक्कर में कितना भी ब्रेन वॉश कर दिया हो, लेकिन बेसिक सर्वाइवल आज भी एक अलग ही खेल है जिसे सिर्फ ग्राउंडेड रहकर ही जीता जा सकता है। और इसी नोट के साथ एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर इस चर्चा को समाप्त करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। इस पूरे विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सवाल उठता है मेरे और आपके लिए। अगर कल को किसी आम इंसान का सामना किसी अनजान अकेले सफर पर ऐसी ही किसी गूंजती हुई आवाज और ब्लिंकिंग रेड लाइट से हो जाए और उसे पता हो कि अगले ही पल कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तो उस अवस्था में उसकी पहली इंस्टिंक्ट क्या होगी? ये तो सोचने वाली बात है सच में। क्या इंसान सच में वहां अपनी जिंदगी और बचाव का रास्ता ढूंढेगा, या आधुनिक दुनिया की ये चकाचौंध उसके दिमाग पर इतनी हावी हो चुकी होगी कि वो वहां भी किसी ऐसी चीज की तरफ भागेगा जिसका मौत के सामने कोई वजूद ही नहीं है? प्रायोरिटी सच में कहाँ है हमारी, इस पर सोचना पड़ेगा। वही तो। आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इस बारे में खुद जरूर सोचिए।